हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें बात करने वाले हैं हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स का सीरीज जो हम लोगों का चल रहा है उसमें से आज हम लोग चौथा पार्ट को देखने वाले हैं। और हमारा 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स ही चल रहा था और इसमें से हम लोगों ने 3 वीडियो में 3 टॉपिक को बढ़िया से पूरी अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं। आपको हम बता दें कि अगर आप इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर से नहीं देखते हैं तो वीडियो आपको उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी। कारण यह है क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछला वाला से क्या रहता है, रिलेट रहता है, इसलिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप जाके चैनल पर उसे भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाके उसे देख लेंगे। तो बात करें हम लोग पार्ट चौथा वीडियो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। और चौथा वीडियो में जो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसमें से 4 बिंदु है हमारा, जिसमें कि पहला बिंदु हमारा अवसर लागत पर चर्चा करेंगे। उनके बाद केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है इनको जानेंगे। उनके बाद बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है इनको जानेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सकारात्मक एवं आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, इन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन जो है, इसी डिफिनेशन जो होता है, इन्हीं जैसे बाजार की बात करें या मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, यही आपको एग्जाम में 2 नंबरिया के तौर पर पूछा जाएगा। जैसे कि आप टॉपिक तो यहाँ देख ही रहे हैं, इसका डिफिनेशन अभी स्क्रीन पे आएगा, डायरेक्ट आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं अवसर लागत। अवसर लागत होता क्या है, तो सिंपल सा बात समझिए, क्या एक वस्तु की, कोई भी वस्तु है उसका अगर हमको अधिक मात्रा प्राप्त करना है तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और इसे ही वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने को ही अवसर लागत कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु की अगर आपको अधिक मात्रा प्राप्त करना, किसी भी वस्तु, इकोनॉमिक्स का भाषा हम समझिए, क्या अगर किसी भी वस्तु की कह रहा है, इकोनॉमिक्स कहता है क्या अगर किसी वस्तु की आप लोगों को अधिक मात्रा में प्राप्त करना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, जो इस वस्तु की अतिरिक्त इकाई होती है, जो अतिरिक्त इकाई हम लोग छोड़ते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं अवसर लागत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसर लागत। वस्तु की छोड़ना जितना पड़ता है हम लोगों को दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए, पहली वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा को छोड़ा जाता है, इसे ही वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने को हम लोग क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। ध्यान रखने बात यह है यहाँ कि अवसर लागत की संकल्पना जो है वह व्यक्ति विशेष पर भी लागू हो सकता है या समाज पर, दोनों पर ही लागू हो सकता है। और कभी कभी अवसर लागत को ही आर्थिक लागत कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी अवसर लागत को ही आर्थिक लागत कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अवसर लागत को कहा जाता है, तो अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जाता है। और आपका अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, अवसर लागत क्या हो सकता है, समाज, पूरे समाज पर लागू हो सकता है या किसी व्यक्ति विशेष पर लागू हो सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी समाज हो, किसी वस्तु की अधिक मात्रा अगर उसे प्राप्त करना हो तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और दूसरी वस्तु की मात्रा को जो घटाएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अवसर लागत कहेंगे। आई होप आपको अवसर लागत क्लियर हो गया होगा। बात करें केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सेम टू सेम आप जो 10th में समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़े हैं वही डिफिनेशन है। लेकिन इसको जानने से पहले आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि अर्थव्यवस्था की 3 मौलिक समस्या होती है। डॉक्टर सैमुएल्सन के अनुसार क्या बताया था कि अब 3 समस्या में से पहला क्या था, किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस तरीके से उस वस्तु का उत्पादन करना है, तथा उसका उत्पादन करने के बाद उसका वितरण किस प्रकार से करना है। ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट देखिए, बाजार केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में आपको इसका डिफिनेशन क्या है, क्या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जब आप समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़े थे तो वहाँ भी यही बात जाने थे, क्या केंद्रीकृत योजनाबद्ध या समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जितना भी समाज में उत्पादन किया जाएगा उन सभी का स्वामित्व, अर्थात उन सभी का मालिक कौन होगा, तो वह होगा आपका कौन, सरकार होगा। और उत्पादन जितना भी करेगा, अगर सरकार उत्पादन करेगा तो वो अपने लिए नहीं करेगा, वह करेगा किसके लिए, समाज के लिए। अर्थात केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो उत्पादन करती है वो किसके लिए करती है, तो सामाजिक कल्याण के लिए करती है। उनके बाद केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था
में किसके किसके अंतर्गत स्वामित्व रहता है, तो सरकार के अंतर्गत। इसमें दूसरा पॉइंट आपको अगर पूछा जाए तो लिख देना है, क्या इस ऐसी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की 3 समस्या आपको पता ही है, क्या उत्पादन क्या किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा इनका वितरण कैसे किया जाए। तो ये 3 समस्या जो है, इन सभी समस्या का निर्णय कौन करेगा, सरकार करेगा, अर्थात केंद्रीय सत्ता द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। क्या कौन सी वस्तु का उत्पादन करे और कौन सी वस्तु का कैसे उत्पादन करे तथा इसका कैसे वितरण किया जाए, इन सभी का बातों का निर्णय कौन लेगा, तो सरकार लेगा। आसानी बात है। बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था की। बाजार अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं, जब आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था याद होगा, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है सेम टू सेम आपका बाजार अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है, बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारक पर निजी स्वामित्व होता है। बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी आप 10th में यही पढ़े होंगे, क्या बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितना भी उत्पादन किया जाएगा उस पर क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। ठीक उसी प्रकार से बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितना भी स्वामित्व होगा वो निजी स्वामित्व होगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर उत्पादन करेगा निजी स्वामित्व के अंतर्गत, अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उत्पादन करेगा, वह किसके लिए करेगा, तो अधिकतम लाभार्जन के लिए, अधिकतम लाभार्जन के लिए करेगा, क्योंकि उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका निजी बात है। निजी बात जब होगा तो वह अधिकतम क्या करेगा, लाभार्जन के उद्देश्य से क्या करेगा, वस्तु का उत्पादन करेगा। कोई भी उत्पादन करेगा, उनका जो मालिक होगा, उनका जो स्वामित्व होगा वह किसके पास होगा, निजी स्वामित्व के अंतर्गत। वही बात, वही 3 बात इसमें भी लिखना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इन सभी बातों का निर्णय कौन करेगा, तो निजी व्यक्ति जिसके हाथों में वो वस्तु या सेवा उत्पादन करना रहेगा वो करेगा। सिंपल सी बात है। बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वामित्व किसके अंतर्गत आ जाएगा, निजी व्यक्ति के अंतर्गत। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सिंपल सी बात है, इसका उदाहरण आप भारत को ही ले सकते हैं। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय, ये दोनों, बाजार तथा केंद्रीय दोनों का गुण जो शामिल रहता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होगा। जब दोनों मिलेगा, एक में सरकारी है, केंद्रीकृत योजना अवधि के अंतर्गत हम लोग क्या देखे, इसमें सरकारी था, है ना, सरकार के पास था। और जब मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा तो ये दोनों मिलकर आएगा, अर्थात जितना भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा वह क्या करेगा, सरकार और निजी स्वामित्व दोनों मिलकर इसमें क्या करेगा, निर्णय लेगा। और इनमें मांग और पूर्ति बलों द्वारा निर्णय किया जाता है, अर्थात किस वस्तु का उत्पादन करना है, जिसका समाज में ज़्यादा उत्पादन करना है, जिस वस्तु का ज़्यादा मांग रहेगा। उसी प्रकार से जब मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु उत्पादन की बात आता है तो इस व्यवस्था पर दोनों मिलकर निर्णय लेता है। पहला सरकार, दूसरा निजी स्वामित्व, दोनों मिलकर निर्णय लिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय जब होता है तो उस समय आपका क्या होता है, सरकार वहाँ ज़्यादा निर्णय लेती है, उसका बाद आपको निजी संस्था को मानना पड़ता है, कुछ फैसलों में, हर जगह पर नहीं। अब बात हम लोग कर लेते हैं सकारात्मक अर्थव्यवस्था की। सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या है, क्या सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हमको यह अध्ययन करते हैं, क्या हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधि, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जो क्रियाविधि होती है वह किस प्रकार से कार्य करती है। सिंपल सी बात है, सकारात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम यह समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी कार्य होती है वह किस प्रकार से होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं सकारात्मक अर्थव्यवस्था। सिंपल सी बात। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है यह समझिए। इसमें से हम यह समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो विधियाँ हमारे अनुकूल है या भी नहीं। अर्थात आर्थिक विश्लेषण, अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन करने की हम लोग विधि लगाते हैं वो हमारे अनुकूल है या नहीं। पहला सकारात्मक अर्थव्यवस्था में क्या याद रखना है, जो विभिन्न क्रियाविधि है वह किस प्रकार से कार्य करती है। पहला सकारात्मक क्या, जो विभिन्न क्रियाविधि है वह किस प्रकार से कार्य करेगा। और दूसरा हमारा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण जो है ये बताता है जो वो विधियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करेगा, वह हमारे अनुकूल है या नहीं। आखिर इसमें पहला में क्या करेगा, जो भी क्रियाविधि होगा वह किस प्रकार का होगा उसको समझा जाएगा। और
दूसरा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण जो है इसमें यह समझा जाएगा कि ये जो क्रिया विधि है वो हमारे अनुकूल है या नहीं। आई होप आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अवश्य आप लाइक कर दें और कमेंट कर आप हमें जरूर मोटिवेट करें ताकि आपके लिए हम इसी प्रकार के वीडियो को लाते रहें। तो पीडीएफ के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़िए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम नहीं जुड़ पाते हैं यहाँ से तो जो चैनल का नाम है मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, इसको जाके आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, मिलेगा सक्सेस का लोगो लगा, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आप आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर